अगर आप स्टेट से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये होना चाहिए कि आप करंट अफेयर्स पर बेहतर पकड़ बना लें। करंट अफेयर्स पर बेहतर पकड़ बना करके आपकी उस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने की संभावनाएं और ज्यादा हो जाती हैं और ज्यादा विस्तृत हो जाती हैं। यही बात बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर के भी है, उससे संबंधित परीक्षा को लेकर के भी है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम हर सप्ताह एक प्रोग्राम लेकर के आते हैं जिसका नाम है बीपीएससी करंट अपडेट। इस प्रोग्राम में हम बिहार से संबंधित पिछले एक सप्ताह में जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं उन पर प्रश्नों के माध्यम से आपके साथ चर्चा करते हैं ताकि आपका बिहार से संबंधित करंट अफेयर्स अच्छी तरह से तैयार हो जाए आप उसके आधार पर अपनी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर सके। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, बिहार जैव ईंधन उत्पादन संवर्धन संशोधन नीति 2025 किस नीति में संशोधन करती है? आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बिहार जैव ईंधन उत्पादन संवर्धन नीति 2021, दूसरा ऑप्शन है बिहार जैव ईंधन उत्पादन संवर्धन नीति 2022, तीसरा ऑप्शन है बिहार जैव ईंधन उत्पादन संवर्धन नीति 2023 और चौथा ऑप्शन है बिहार जैव ईंधन उत्पादन संवर्धन नीति 2024। क्या होगा इसका सही उत्तर? जब तक हम इसका उत्तर आपको बताएं और इसकी व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करें, आप अपने स्तर पर भी वीडियो को पॉज कर सकते हैं, इसका उत्तर सोचने का प्रयास कर सकते हैं, देने का प्रयास कर सकते हैं, ताकि अपने स्तर पर भी अपने लेवल पर भी आपका एक मूल्यांकन लगातार होता रहे, जिस मूल्यांकन के आधार पर आप अपनी तैयारी की दिशा और रणनीति को निर्धारित कर सके और सफलता की दिशा में आप तेजी से आगे बढ़ सके। इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी बिहार जैव ईंधन उत्पादन संवर्धन नीति 2023। वस्तुतः वर्ष 2025 में इस नीति में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है और संशोधन करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है ताकि इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को और अधिक बढ़ाया जा सके, निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सके। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जैव ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि की जा सके। जब हम जैव ऊर्जा उत्पादन की बात करते हैं तो ये किस प्रकार की ऊर्जा उत्पादन की बात कर रहा होता है? चाहे कृषि अपशिष्ट हो, चाहे पशु अपशिष्ट हो। पशु अपशिष्ट में किस तरह की चीजें आ जाएंगी? पशु अपशिष्ट में आ जाएगी गोबर जैसी चीजें आ जाएंगी, जिसके माध्यम से आप बायोगैस का निर्माण कर सकते हैं और उसके माध्यम से आप ईंधन के रूप में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उस गैस का। इन्हीं चीजों को, और ये नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन होते हैं क्योंकि आपको इस तरह के अपशिष्टों का जो उत्पादन होता है वो प्राकृतिक आधार पर होता है, उसमें जीवाश्म ईंधन शामिल नहीं होते और इसलिए इसको हम नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन के रूप में वर्गीकृत करते हैं। कारण यह है कि किसी प्रकार से ये हमारे पर्यावरण पर नकारात्मक असर नहीं डालते हैं। इसलिए किसी भी देश में, हर देश में कोशिश की जा रही है कि जलवायु परिवर्तन की समस्या से लड़ने के लिए जैव ईंधन को एक महत्वपूर्ण ऊर्जा के संसाधन के रूप में डेवलप किया जाए और उसी के अंतर्गत इसका पूरा महत्व है। तो जैव ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि की जा सके, इसलिए निजी क्षेत्र की भूमिका को प्रोत्साहित करने के लिए संशोधन लाया गया है। नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों की दिशा में राज्य की प्रगति में तेजी लाना भी इस संशोधन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ताकि सरकार के साथ साथ अगर निजी क्षेत्र की भागीदारी भी यहां पर स्थापित हो जाएगी तो सरकार के लिए आसान होगा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना। इस नीति के बारे में, यानी वर्ष 2023 की जो नीति है बिहार जैव ईंधन उत्पादन संवर्धन नीति, इसके बारे में कुछ बेसिक तथ्यों को जान लेते हैं। बिहार सरकार ने अपनी पिछली इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को विस्तार दिया था और विस्तार देकर के ही बिहार जैव ईंधन उत्पादन संवर्धन नीति 2023 का शुभारंभ किया था, उसको लाया गया था ताकि इथेनॉल से आगे बढ़ करके हम कंप्रेस्ड यानी संपीड़ित जैव गैस यानी कंप्रेस्ड बायोगैस, जिसको आप जैव सीएनजी के रूप में परिभाषित कर सकते हैं या जैव सीएनजी भी कह सकते हैं, इस तरह की इकाइयों को भी बिहार के जैव उत्पादन में, जैव ईंधन के उत्पादन में इस्तेमाल किया जा सके। इस प्रकार की यूनिट को एस्टैब्लिश किया जा सके जो बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की दिशा में और तेजी लाई जा सके। ये जो नीति है ये कृषि अवशेषों
पशुओं के गोबर और अपशिष्ट का उपयोग करते हुए जैव ईंधन के उत्पादन को बढ़ावा देने का प्रयास करती है, जिसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है किसानों की आय को बढ़ाना, रोजगार सृजन करना, इसके माध्यम से रोजगार भी सृजित किया जा सकता है, और राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 के साथ एक बेहतर, उसके लक्ष्यों के साथ एक बेहतर तालमेल स्थापित करता, एक बेहतर संरेखण स्थापित करना, ताकि उसमें जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उसके लक्ष्यों को इस नीति के माध्यम से प्राप्त किया जा सके। यह इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उद्देश्यों को और अगर हम समझें तो राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 के तहत सभी अनुमत यानी अनुमति प्राप्त फीड स्टॉक में जब हम जैव ईंधन की बात करते हैं तो फीड स्टॉक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जा सकता है? गन्ने की खोई का इस्तेमाल किया जा सकता है, गन्ने के शीरे का इस्तेमाल किया जा सकता है, मक्का का इस्तेमाल किया जा सकता है, गोबर का इस्तेमाल किया जा सकता है, पौधों के अपशिष्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह के चीजों का फीड स्टॉक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जितने भी फीड स्टॉक को अनुमति प्रदान की गई है राष्ट्रीय जैव ईंधन 2018 के तहत, उनसे 100% यानी शुद्ध ईंधन ग्रेड इथेनॉल, ईंधन ग्रेड इथेनॉल किस प्रकार का इथेनॉल होता है? ऐसा इथेनॉल जिसका ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, और सीबीजी यानी कंप्रेस्ड बायोगैस, बायो सीएनजी का उत्पादन संभव बनाना है। तो राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 का महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है? सभी अनुमति प्राप्त फीड स्टॉक से 100% ईंधन ग्रेड इथेनॉल और सीबीजी बायो सीएनजी का उत्पादन संभव बनाना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। बिहार में इन जैव ईंधनों हेतु ग्रीन फील्ड स्टैंड अलोन इकाइयों को बढ़ावा देना भी इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जब हम ग्रीन फील्ड स्टैंड अलोन इकाइयों की बात करते हैं, यूनिट की बात करते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ऐसी इकाइयां जो विशुद्ध रूप से जिनकी शुरुआत, जिनकी स्थापना ही जैव ऊर्जा के स्रोत के रूप में की गई हो, जैव ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया गया हो, जैव ऊर्जा को उत्पादित करने के लिए इकाइयों की स्थापना की गई हो, यानी जो पहले से स्थापित इकाइयां हैं, इंडस्ट्रियल इकाइयां हैं, उनको तब्दील नहीं कर दिया गया है नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन के रूप में, बल्कि नई इकाइयां स्थापित की गई हैं, जीरो से स्थापित की गई हैं। ऐसी इकाइयों को हम ग्रीन फील्ड स्टैंड अलोन इकाइयों के रूप में परिभाषित करते हैं। आगे बढ़ते हैं और इनके कवरेज के बारे में कुछ सामान्य तथ्यों को जानने का प्रयास करते हैं। इस नीति में वे इकाइयां यानी वे यूनिट्स शामिल हैं, किस प्रकार की यूनिट शामिल हैं? जो 100% यानी शुद्ध ईंधन ग्रेड इथेनॉल यानी ऐसा इथेनॉल जिसका ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है का उत्पादन करती है। यहां पर दो शब्द और लिखे गए हैं, एकल और दोहरी फीड। एकल और दोहरी फीड का मतलब क्या होता है? अगर कोई यूनिट, कोई इंडस्ट्रियल यूनिट केवल एक ही कच्चे माल के स्रोत के रूप में, जैव ऊर्जा के स्रोत के रूप में इस्तेमाल करती है, एक ही तरह के कच्चे माल को, मान लिया कोई शीरे को ही या मक्का को ही कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करता है कोई भी यूनिट, तो उसको हम एकल उत्पादन इकाई के रूप में परिभाषित करते हैं। और दोहरी इकाई का मतलब है कि वो कई तरह के कच्चे माल को स्रोत के रूप में इस्तेमाल कर सकता है, गन्ने के शीरे को भी करता है और उसके बाद किसी गोबर को भी कर सकता है और मक्के को भी कर सकता है। तो इस तरह के फीड स्टॉक को हम दोहरे फीड स्टॉक के रूप में परिभाषित करते हैं। संपीड़ित जैव गैस यानी कंप्रेस्ड बायोगैस जैव सीएनजी का उत्पादन करती है। इस नीति में ये सारी इकाइयां शामिल हैं। तो ये बेसिक बात हो गई इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। दक्षिण अफ्रीकी देश, दक्षिण अफ्रीका मतलब अफ्रीकी देश, दक्षिण अफ्रीकी नहीं कहना चाहिए बल्कि अफ्रीकी देश कहना चाहिए। अफ्रीकी देश गिनी को निर्यात किए जाने वाले लोकोमोटिव का निर्माण भारत के किस राज्य में हो रहा है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका उत्तर भी अपने स्तर पर सोचने का प्रयास कीजिए, हम तो इसका उत्तर बताएंगे ही। इसका सही उत्तर होगा बिहार यानी ऑप्शन डी। चलिए इसकी व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण अफ्रीकी देश गिनी को 150 उन्नत यानी एडवांस्ड रेल इंजन यानी लोकोमोटिव्स निर्यात करने का फैसला किया है और ये निर्यात कर रही है। ये सौदा 3000 करोड़ रुपए से अधिक का है, जो मेक इन इंडिया पहल को एक बड़ा प्रोत्साहन प्रदान करेगा, यानी भारत में निर्माण करके विदेशों को निर्यात करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करेगा। सभी लोकोमोटिव्स का निर्माण यानी सभी
रेल इंजनों का निर्माण बिहार के मढ़ौरा स्थित रेल लोकोमोटिव फैक्ट्री में किया जा रहा है, जो कि यहां पर इस अफ्रीकी देश गिनी में निर्यात किए जाएंगे। इन इंजनों का उपयोग सिम्फेर कंपनी के सिमंडू लोहो अयस्क परियोजना में किया जाएगा। और अगर हम निर्यात का समय देखें कि कब कब कितने रेल इंजन निर्यात किए जाएंगे, तो चालू वित्तीय वर्ष में 37 लोकोमोटिव्स निर्यात किए जाएंगे, अगले वित्तीय वर्ष में 82 लोकोमोटिव्स रेल इंजन निर्यात किए जाएंगे, और तीसरे वर्ष में यानी उससे अगले वर्ष में 31 लोकोमोटिव्स निर्यात किए जाएंगे। इस प्रकार से अलग अलग वर्षों में अलग अलग एक प्रकार से रखा गया है कि कितने हमें लोकोमोटिव्स निर्यात करने हैं। सभी इंजनों में एयर कंडीशन ड्राइवर कैबिन होगा। इन इंजनों को चलाने के लिए फैक्ट्री परिसर में 3 प्रकार की पटरियां बिछाई जाएंगी, ब्रॉड गेज, स्टैंडर्ड गेज और केप गेज। ब्रॉड गेज सबसे बड़ी पटरियों के बीच की जो दूरी होती है इसमें सबसे ज्यादा होती है, स्टैंडर्ड गेज में जो विश्व में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, और केप गेज में जो पटरियों के बीच की दूरी होती है वो कम होती है। इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। जब हम ब्रॉड गेज की बात करते हैं तो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? 1676 मिलीमीटर। इसके अलावा अगर हम स्टैंडर्ड गेज की बात, ये मिलीमीटर में है, स्टैंडर्ड गेज की बात करते हैं तो इसमें पटरियों के बीच की दूरी 1435 मिलीमीटर होती है, और इसका विश्व में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है इस तरह की पटरियों का। और कैप गेज में 1067 मिलीमीटर की दूरी होती है पटरियों के बीच। उपयोग के क्षेत्र देखें तो ब्रॉड गेज का सामान्यतः प्रयोग भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों में आपको देखने को मिलेगा, और मुख्य रूप से भार वाहन और अधिक स्थिरता के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। यूरोप, अमेरिका और चीन जैसे देशों में स्टैंडर्ड गेज का अधिक उपयोग देखने को मिलेगा, और दक्षिण अफ्रीका, जापान जैसे देशों में कैप गेज का अधिक प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। ये जो परियोजना है जिसके तहत भारत गिनी को लोकोमोटिव्स का निर्यात करेगा, ये परियोजना भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धी निविदा यानी ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रक्रिया द्वारा प्राप्त हुई है, जो भारत की निर्माण क्षमता को अंतरराष्ट्रीय मंच पर दर्शाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के रघुनाथपुर स्टेशन पर 11 अक्टूबर 2023 को हुई ट्रेन दुर्घटना का मुख्य कारण क्या था? हाल ही में एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट ने इस दुर्घटना का मुख्य कारण बताया है, इसीलिए प्रश्न आपसे पूछा गया है। आपके सामने ऑप्शन है चालक की गलती, ऑप्शन बी है रेल की खामियों का समय पर पता न चलना, ऑप्शन सी है मौसम खराब होना, और ऑप्शन डी है ट्रैक पर बाधा उत्पन्न होना, अवरोध उत्पन्न होना। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी रेल की खामियों का समय पर पता न चलना, समय पर उसकी पहचान न हो पाना ही इसका कारण बताया गया है। 11 अक्टूबर 2023 को आप जानते हैं बिहार के बक्सर जिले में रघुनाथपुर स्टेशन, दानापुर डिवीजन, ईस्ट सेंट्रल रेलवे पर नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतर गई थी, और इस दुर्घटना में कम से कम 4 लोगों की मौत हुई थी और काफी लोग इसमें घायल हो गए थे। दुर्घटना का जो मुख्य कारण है वो बताया गया है रेलवे में मौजूद दोषों का समय रहते पता न चलना। पूर्व रेलवे सुरक्षा आयुक्त ईस्टर्न सर्किल सोमोय मित्रा की अंतिम जांच रिपोर्ट में यह बात कही गई है कि रेल में मौजूदा दोषों का समय रहते पता न चल पाना इस दुर्घटना का प्रमुख कारण रहा है। रिपोर्ट में रेल निर्माण की प्रक्रिया में कड़ाई से निगरानी करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। रेलवे बोर्ड को यह रिपोर्ट दी गई है और इसमें कहा गया है कि रेल पटरियों की वास्तविक समय यानी रियल टाइम निगरानी की संभावना तलाशी जाए, और अगर किसी भी तरह की समस्या है तो उस समस्या को रियल टाइम में वास्तविक समय में तुरंत उसके समाधान की दिशा में आगे बढ़ा जाए, ताकि इस प्रकार की जो दुर्घटनाएं हैं वो भविष्य में न हो। यहाँ पर 2 चीज आपको विशेष तौर से जाननी है। एक तो ये दुर्घटना का जो क्षेत्र रहा, स्टेशन रहा है, वो रघुनाथपुर स्टेशन रहा है जो बिहार के बक्सर जिले में पड़ता है। किस कमेटी ने ये रिपोर्ट सौंपी है कि उस जांच कमेटी थी उसके आप कह सकते हैं कि किसके नेतृत्व में ये जांच चल रही थी? तो ये पूर्व रेलवे सुरक्षा आयुक्त ईस्टर्न सर्किल सोमोय मित्रा के नेतृत्व में ये जांच समिति की रिपोर्ट आई है। तो इस चीज को जानना है, और उसने मुख्य कारण बताया है रेल में मौजूद दोषों का समय रहते पता न चल पाना इस दुर्घटना का कारण था। तो ये कुछ बेसिक तथ्य हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट द्वारा यानी मंत्रिमंडल द्वारा महिला सरकारी कर्मचारियों को कार्यस्थल के पास किराए पर
आवास सुविधा देने का निर्णय लिया गया है। आपके सामने ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है राजस्थान। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा बिहार। बिहार ने ही ये निर्णय लिया है। चलिए इस निर्णय के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जान लेते हैं। बिहार कैबिनेट ने, बिहार मंत्रिमंडल ने महिला सरकारी कर्मचारियों को कार्यस्थल के पास किराए पर आवास उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। निर्णय विशेष रूप से दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में पद स्थापित महिला कर्मचारियों जैसे शिक्षिकाओं को विशेष रूप से लाभ पहुंचाएगा। जो महिला शिक्षिका है वो विशेष रूप से इस योजना से लाभान्वित होने वाली है। इस निर्णय से लगभग 4 लाख महिला कर्मचारियों के लाभान्वित होने की उम्मीद है। वो किसी न किसी प्रकार से इस योजना से लाभ प्राप्त करेंगी। ये सुविधा, सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रदान की जाएगी। आवास सरकारी पट्टे यानी लीज पर निजी भवनों से लिए जाएंगे और तब सरकारी कर्मचारियों को प्रदान किया जाएगा। जो महिलाएं इस सुविधा का लाभ लेंगी उन्हें हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलेगा। जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में यानी डीएम की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी जो भवनों में किस प्रकार की सुरक्षा है, किस प्रकार की सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं कैसी हैं जैसे बिजली, पानी, इस बात की जांच करेंगी। और पहले चरण में ये सुविधा जिला और प्रमंडल मुख्यालयों पर दी जाएगी और फिर धीरे धीरे ग्रामीण और ब्लॉक क्षेत्र में कर्मचारी आवेदन देकर के इसका लाभ प्राप्त कर सकेंगे। तो एक महत्वपूर्ण फैसला बिहार कैबिनेट के द्वारा लिया गया है। आगे बढ़ते हैं और एक और फैसले पर बात करते हैं। हाल ही में बिहार कैबिनेट ने प्रत्येक पंचायत में किस पद के सृजन को मंजूरी प्रदान की है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है प्रधान सेवक, दूसरा ऑप्शन है ग्राम सेवक, तीसरा ऑप्शन है क्लर्क और चौथा ऑप्शन है लेखपाल। इस प्रश्न का उत्तर बताइए आप, बेहद इंपॉर्टेंट है। और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी क्लर्क। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बिहार कैबिनेट ने ही हाल ही में ये कहा है कि प्रत्येक पंचायत में एक क्लर्क होगा। मंत्रिमंडल ने किसकी सिफारिश को स्वीकार किया है? पंचायत स्तरीय योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए 8093 लिपिक पदों या इसमें आपके क्लरिकल पदों के लिए इसने जो अनुवाद किया है वो लिपिक का किया है, लेकिन आप इसको एक प्रकार से लिपिक का जो सही प्रकार से इंग्लिश होगा वो स्क्राइब होगा और यहां पर क्लर्क की बात हो रही है। तो सफल क्रियान्वयन के लिए 8093 क्लर्क पदों की सृजन के पंचायती राज विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यानी प्रत्येक पंचायत में इसने पदों का गठन किया जाए। आप कह सकते हैं कि प्रत्येक पंचायत में 8093 क्लर्क पदों का सृजन किया जाए। ये सिफारिश पंचायती राज विभाग के द्वारा की गई थी और अब बिहार मंत्रिमंडल ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और इस निर्णय से अब राज्य भर में हर पंचायत में एक क्लर्क होगा, एक जो कि एक स्थायी पद होगा और पंचायत स्तरीय योजनाओं को सफल क्रियान्वित करने के लिए, सफल रूप में क्रियान्वित करने के अंतर्गत ये अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। गंडक नदी किस वन्य जीव क्षेत्र से होकर के गुजरती है? गंडक नदी भी हाल में चर्चा में रही है। क्यों रही है अभी हम जानेंगे। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यानी वीटीआर, संजय गांधी जैविक उद्यान और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गंडक नदी का एक मैप देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं बिहार से इस प्रकार से ये गंगा नदी गुजर रही है और नेपाल से ये इस प्रकार से भारत में प्रवेश कर रही है गंडक नदी और इस प्रकार से यहाँ ये बिहार में, उत्तर प्रदेश से भी ये होकर के आती है और इस प्रकार से बिहार में इस स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। गंडक नदी का एक सामान्य चित्र आपने देख लिया है मानचित्र के आधार पर। अब चर्चा में क्यों रही है गंडक नदी? इसका कारण यह है कि वर्ष 2014 से वर्ष 2025 के बीच गंडक नदी में घड़ियालों की जो संख्या है वो 1 से बढ़कर के 1000 से अधिक हो गई है। 2018 से 2025 के बीच गंडक नदी के वाल्मीकि नगर से सोनपुर तक 326 किलोमीटर के क्षेत्र में कुल 876 घड़ियाल छोड़े गए हैं। केवल वर्ष 2025 में 174 घड़ियाल छोड़े गए। गंडक नदी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगलों से होकर के गुजरती है और ये घड़ियालों तथा अन्य जलीय जीवों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन आवास, हैबिटेट उपलब्ध कराती है। हाल ही में डॉक्टर समीर सिन्हा जो कि मुख्य पर्यावरणविद हैं और वाइल्ड लाइफ
ट्रस्ट ऑफ इंडिया के एक महत्वपूर्ण अधिकारी ने यह बताया कि वर्ष 2003 में डॉल्फिन सर्वे के दौरान पहली बार गंडक में घड़ियाल का एक बच्चा देखा गया था, जो इस दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन साबित हुआ कि गंडक नदी को घड़ियालों के एक महत्वपूर्ण आवास स्थल के रूप में डेवलप किया जा सकता है, विकसित किया जा सकता है। और इन प्रयासों को फिर आगे बढ़ाया गया और अब गंडक नदी घड़ियालों और मगरमच्छों के लिए सुरक्षित और अनुकूल पर्यावरण उपलब्ध करा रही है। प्रतिवर्ष जो सर्वेक्षण हो रहे हैं उसमें ये बात दर्ज की जा रही है कि लगातार घड़ियालों की संख्या गंडक नदी में लगातार बढ़ रही है और उनके लिए एक महत्वपूर्ण आवास स्थल ये बन रहा है। तो इसी कारण से पूरा टॉपिक चर्चा में था। अब आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। अभ्यास प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात कितना रहा? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 891, दूसरा ऑप्शन है 908, तीसरा ऑप्शन है 918 और चौथा ऑप्शन है 921। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।